हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज फिरोज अहमद एंड यू आर वाचिंग डीप लर्निंग। तो गाइज आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं के क्वेश्चंस। ठीक है, जो बोर्ड में आ रखे हैं 10 सालों तक, जो 10 साल 20 साल से जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। गाइज क्या होता है कि बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इनको आप सॉल्व करके जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आप गेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2015 और 17 में आ रखा है। क्या पूछा है कि Q द्वारा संतुष्ट होने वाली उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या P बटा Q का दशमलव प्रसार शांत हो। ये क्वेश्चन आया है 2015 में। इसी क्वेश्चन में 2017 में जब ये आया था तो इसमें ये पूछ लिया था कि एक P बटा Q संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, तो उसकी क्या कंडीशन है। तो हमें पता है अगर कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसका हर जो भी हर होता है, यहाँ पे हर क्या है Q है, P बटा Q में हर क्या है Q। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के होते हैं तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि इसके अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं होते हैं तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवृत्ति का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक संख्या m बट्टा n के रूप में है, इसके परिमेय संख्या होने के लिए क्या प्रतिबंध है। ठीक है, अगर कोई संख्या आपको दे दी है m बट्टा n तो उसके परिमेय होने के क्या प्रतिबंध है। तो परिमेय होने के लिए 3 प्रतिबंध उसको संतुष्ट करने चाहिए। फर्स्ट क्या है कि m बट्टा n जो संख्या है उसमें m और n क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और जहां पे n जो हर है वो बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाता है तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए जो n है नीचे यहाँ पर वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं कि जो हर होता है, यहाँ पे हर क्या है n। अगर यदि n के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं, ठीक है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे क्या करते हैं कि यदि कोई संख्या परिमेय है तो उसके जो हर है, ठीक है, यहाँ पर हर क्या है n, तो n के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, कोई भी परिमेय संख्या है उसका जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के नहीं है तो वो क्या होगी, अशांत आवृत्ति की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई होने चाहिए तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्या पूछ रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आता है। ठीक है, देखिए ये 2 बार आ रखा है, 2006 और 2018 में। तो जब भी आपको ऐसा है कि कोई एक संख्या दी है जिसको आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको एक कल्पना कर लेनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कल्पना कर लेनी है कि जो भी संख्या दी है उसको हम क्या मान लेते हैं कि एक वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए 6 प्लस रूट 2 को माना एक क्या है, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए जब परिमेय संख्या है तो। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 6 प्लस रूट 2 बराबर P बटा Q। ये क्या है, परिमेय संख्या जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 प्लस रूट 2 बराबर P अपॉन Q। अब 6 यहाँ प्लस में बराबर के दूसरी तरफ चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए P अपॉन Q पहले एक परिमेय संख्या था और -6, ठीक है, वो भी एक क्या है, पूर्णांक है। -6 क्या है, एक पूर्णांक जो कि क्या होते हैं, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ लिखा है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो Q भी क्या है, यहाँ 6 भी क्या है, एक पूर्णांक है जो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और सबसे जरूरी बात ये देखिए हमने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर क्या होती है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या बराबर होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भाग परिमेय संख्या बराबर क्या होती है, परिमेय संख्या। तो हमारा ये देखो P अपॉन Q क्या था, परिमेय संख्या। 6 भी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि P
p/q-6 एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो और हमने जो हल किया है यहाँ दिख रहा है कि √2 बराबर क्या है, p/q-6, p/q-6 जो क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और p/q-6 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से एक चीज ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने जो कल्पना की थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, हमने क्या कल्पना की थी कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या, जो कि यहाँ पे जब हमने इसको हल किया है तो ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन हमारी ये गलती हुई। ठीक है, तो मैंने बोला था अगर हम गलत साबित हो जाते हैं तो जो क्वेश्चन ने दिया है अपरिमेय संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, ये तो इसको लिखने का तरीका बस देख लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, प्रश्न के अनुसार यहाँ लिख लेना, प्रश्न के अनुसार जो हमने हल किया है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, असत्य है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से गाइस हमें वही करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये देखिए 2011 और 15 में आया है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनको कैसे हल करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर अपनाएंगे, वही हम करेंगे। अभी अपरिमेय संख्या दी है आपको क्वेश्चन में, उसको क्या मान लेना, सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेना। 3 - √5 परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 3 - √5 बराबर p/q, जो क्या है, जहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की क्या है, कंडीशन होती है। तो आइए इसको हल करते हैं अब। ठीक है, तो 3 - √5 बराबर p/q। तो देखिए ये क्या है, √5 माइनस का है और ये क्या है, p/q प्लस का है। तो p/q को हम इधर ले आए तो ये माइनस हो गया और √5 जो है माइनस का वो बराबर के दूसरी तरफ चले गया तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या पता चला, 3 क्या है, परिमेय संख्या, p/q क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या होती है, देखिए परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर किसकी होती है, परिमेय संख्या के। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ये जो पूरा है 3 - p/q क्या है, एक परिमेय संख्या। और √5 हमें पता है √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्यों ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बता रखा है कि जो भी वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या अगर उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते आप तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो 5 का पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या बराबर अब यहाँ पे किसके हो गई, परिमेय संख्या के। ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो गई, परिमेय संख्या, जो कि ये एकदम गलत है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमने जो कल्पना की थी वो तो गलत हो गई, लेकिन अब बोर्ड में नंबर चाहिए तो उसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, वो देखिए कैसे लिखे। हल के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, गलत है, पूर्णतः गलत है। जो हमने माना था कि 3 - √5 एक परिमेय संख्या, ये बिल्कुल ही गलत है। तो अतः 3 - √5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से देखिए ये 2017 में पूछा गया है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो हमें वही करना है कि सबसे पहले दी गई संख्या को क्या मान लेना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसको परिमेय संख्या हमने मान लिया है, माना संख्या 2 - √3 एक परिमेय संख्या है। फिर हमने क्या करा, इसको ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो 2 - √3 बराबर p/q होना चाहिए। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 √3 माइनस में है और p/q किस में है, प्लस में है। तो प्लस वाले को बराबर के दूसरी तरफ माइनस में ले गए और माइनस वाले को बराबर के दूसरी तरफ प्लस में ले गए। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 2 क्या है, एक पूर्णांक है और पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। p/q भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या जो हमने मान रखा है।
तो परिमेय संख्या माइनस क्या होता है, परिमेय संख्या। तो 2 माइनस p बटा q क्या हो गई, परिमेय संख्या। जो यहाँ पे हमने जो हल किया है उसके अनुसार क्या हो रहा है कि ये √3 के बराबर है, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या के बराबर है। हल क्या है हमारा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या के बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, √3 परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, गलत है। तो ये भी हमने एक और क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो गाइस फिर से अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, और देखिए ये कब है, 2016 में आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कल्पना कर लेनी है। कल्पना क्या कर लेनी है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो उसको p बटा q के बराबर में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हल करते हैं। ये 3 क्या है, प्लस में, p और q भी प्लस में, तो 3 को उधर भेज दिया, माइनस में पहुंच गए। यहाँ क्या बचा, 2√5 बराबर p/q और -3। अब देखिए ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, देखो 2 और √5 के बीच में क्या हो रहा है, गुणा। अब गुणा वाली चीज बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो हमें पता है डिवाइड में पहुंच जाती है। ठीक है गाइस, ऐसा होता नहीं है कि डिवाइड में पहुंच जाती है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हमें वैसे तो जो मैथ्स का रूल है वो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ता है दोनों तरफ, इधर भी 2 से डिवाइड और इधर भी 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 2 बचा रहेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को इजी बनाने के लिए ये हमने याद कर लिया है। ठीक है गाइस, तो देखिए ये इधर चले गया, बट्टे में पहुंच गया, क्यों, क्योंकि गुणा में था। ठीक है, तो अब देखिए ये p बटा q -3 अब बट्टा 2। देखो p बटा q क्या है, परिमेय संख्या, -3 भी क्या है, परिमेय संख्या, और बट्टा 2 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले p बटा q -3 ये क्या हो गई, परिमेय संख्या, और बट्टे में 2 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो हमने बता रखा है कि परिमेय संख्या बट्टा परिमेय संख्या बराबर किसके होती है, परिमेय संख्या के। तो यहाँ से ये पता चल गया कि p बट्टा q -3 बट्टा 2, p बट्टा q -3 बट्टा 2 क्या हो गई, परिमेय संख्या। और जो हमने हल किया है वो देखिए कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि किसके बराबर हो गई, परिमेय संख्या के। जो हमने हल किया है वो हम क्या हो गए, गलत कर रखा हमने। ठीक है, हमने क्या करा, जो हमने कल्पना की थी वो क्या हो गई, हमारी कल्पना गलत हो गई। तो इसको लिखने का तरीका देखिए जिससे आपको नंबर मिले कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि क्या है, परिमेय संख्या के। लिखना हल के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, गलत है। तो देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें वही कल्पना करनी है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 बार आ रखा है ये, 2000 में, 12 में, फिर 14 में, और उम्मीद है कि इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको वही अपरिमेय संख्या जितना भी सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या है, तो हमें फर्स्ट स्टेप उसमें क्या करना है कि उसे एक परिमेय संख्या मान लेनी है, ये हमें अपनी तरफ से कल्पना करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि ये सिंगल एक संख्या है। ठीक है, और जो बाकी संख्या थी उसमें प्लस माइनस ऐड करके आ रहा था। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है जिसको हमने क्या लिख दिया, p बट्टा q के रूप में, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे इसमें देखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है कि p और q में सिर्फ क्या है, एक ही गुणनखंड क्या है, कॉमन है। ठीक है, एक ही गुणनखंड इसका कॉमन है। तो जो भी संख्याओं में जिसका एक गुणनखंड कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, वैसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है, सिर्फ केवल एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। ये हमने मान लिया है। ठीक है, कि p और q में क्या है, एक ही गुणनखंड क्या है, वो
क्या है P और Q में, अगर P और Q को भाग दे के देखें तो हम क्या पाते हैं कि एक ही गुणनखंड इनमें क्या है, कॉमन है। तो ये क्या है, हमारे हिसाब से सहअभाज्य होना चाहिए, ठीक है। और अगर किन्हीं संख्याओं में, किन्हीं दो संख्याओं में यदि एक गुणनखंड सिर्फ एक और ओनली क्या होगा वो वन, जो वन गुणनखंड है वही अगर उभयनिष्ठ आता है तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। जैसे 2 और 3 ले लेते हैं तो 2 के गुणनखंड 1 गुणा 2 आता है और 3 के गुणनखंड क्या आएंगे 1 गुणा 3। तो इन दोनों संख्याओं में चेक करो सिर्फ एक है जो कि दोनों संख्याओं का क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, ठीक है, कि P और Q में सिर्फ एक ही गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम इन दोनों के बीच में कोई और संख्या और कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ले आते हैं तो हमारी क्या होगी, कल्पना गलत हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होगा, जो अपरिमेय संख्या दी है वो क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। जो हमने माना है परिमेय संख्या वो गलत हो जाएगी। कब होगी गलत, जब हमारा विरोधाभास ये होगा कि अभी क्या है, P और Q के बीच में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें दो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएंगे, ठीक है, जो कि क्या होंगे, वो सहअभाज्य नहीं होंगे फिर, ठीक है। तो हमारा विरोधाभास गलत हो जाएगा और ये जो सवाल है कि अपरिमेय संख्या √3 वो क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने ये मान लिया है कि यदि P और Q में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर P और Q सहअभाज्य बन सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए कि √3Q बराबर P, ठीक है। ये Q को यहाँ भेज दिया, ये क्या हो गया, Q हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। तो इधर भी वर्ग करके ये आ गया। अब वर्ग करने के बाद देखिए √3 का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो घातांकों के नियमों में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं ना हल, इसको √3 को 1/2 लिख सकते हैं और पावर 2, तो इस 2 से 2 कट जाता है तो क्या बचता है, सिर्फ 3 बच जाता है, ठीक है। ये हमने घातांक को नियम में पढ़ रखा है, घातांकों के नियम में पढ़ रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनको याद कर लेना ताकि हम जल्दी जल्दी क्या कर सकें, अपने सवाल को हल कर सकें, ठीक है। तो कोई नहीं, याद कर लो चाहे ये ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 आ गया। Q का क्या हो गया, Q² और P का P², इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। आगे देखिए अब क्या है, जब ये 3 को इसके नीचे भेजूंगा डिवाइड में, ठीक है, 3 को इसके डिवाइड में भेजूंगा तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो 3 है वो क्या कर रहा है, P² को डिवाइड करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इसको विभाजित कर देगा ना। मान लो कि P² की जगह पे मैंने मान लो 9 ले लिया, ठीक है। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। और 81 को जब हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया P मैंने मान लिया 9 मान लिया, ठीक है। P क्या ले लिया, 9, यहाँ देखो, ठीक है। P बराबर 9 ले लिया तो P का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, P का स्क्वायर आ जाएगा 81, ठीक है। कितना आ जाएगा 81 P का स्क्वायर। अब इसको बट्टा मैं क्या करूंगा, 3 करूंगा, भाग क्या कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ। तो देखिए कितना आएगा, ये विभाजित कर देगा ना इसको, 27 आएगा ना। क्या आएगा, P बराबर 27। तो इस 3 ने क्या करा, P² को पूर्णतः विभाजित कर दिया ना, तो ये क्या हो गया, एक इसका गुणनखंड बन गया, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात कि 3 क्या करेगा, 3 P को भी विभाजित करेगा, P के, और ये अब 3 क्या करेगा, इस 9 को नहीं कर पाएगा विभाजित, क्या देखो 3 ने 9 को भी विभाजित कर दिया ना। तो इससे क्या पता चला कि P² से 3 विभाजित है तो 3 P को भी विभाजित करेगा, जो कि मैंने यहाँ समझा दिया है, ठीक है। देखो P और Q कोई भी पूर्णांक है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लेना, लेकिन ऐसी संख्या लेना है जो कि 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना आता, तो देखो अब विभाजित किया हमने, देखो विभाजित किया ना, जैसे 81/3 किया तो कुछ नया आया 27, क्यों 27 कुछ नया मिला तो उसको मैंने मान लिया C, ठीक है। कुछ भी जो भी नया मिलेगा हल करके, जब दो चीजों को हम भाग करते हैं ना तो जो
भाग करके उनको आता है वो कोई नया नंबर मिलता है, ठीक है। हमेशा क्या मिलेगा, नया नंबर मिलता है। तो उस नए नंबर को मैंने मान लिया c, तो p/3 को क्या मान लिया मैंने, c, और फिर इस 3 को इधर भेज दिया तो p बराबर 3c। अब इस p बराबर 3c का मान यहाँ रख देना समीकरण 1 में। उसको हल करने के बाद हमारे पास क्या आता है, q² बराबर 3c²। क्या आता है, q² बराबर 3c²। देखिए अब ये वाली कंडीशन फिर से आ गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन देखो फिर से आ गई। अब यहाँ पे क्या है, इस यहाँ से स्पष्ट क्या है कि 3q² को विभाजित करता है तो 3q को भी विभाजित करेगा। सेम इसी तरीके से q बराबर भी आप कोई ऐसा नंबर मान लेना जो कि 3 से विभाजित होता हो, ठीक है, तो वही लिख देना है, ठीक है। अतः इससे क्या हो गया कि जो 3 है वो p तथा q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया ना। देखो 3 ने p को भी विभाजित करा तब एक गुणनखंड मिला। अब 3 ने क्या करा, q को भी विभाजित करा, दूसरा गुणनखंड मिल गया, ठीक है। तो अब क्या हो गए, एक गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं मिला, अब हमें 2 गुणनखंड उभयनिष्ठ मिल गए। इससे क्या हुआ कि ये संख्या p और q सहभाज्य नहीं रही, ठीक है, ये अब क्या हो गई, सहभाज्य नहीं रही। तो हमने जो विरोधाभास था, जो हमने कल्पना की थी वो हो गई गलत, ठीक है। तो अतः क्या होगा, अतः हमारी कल्पना गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बिल्कुल इसी तरीके से आया, बस यहाँ पे क्या आ गया है, √3 की जगह √5 आ रखा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसी के तरीके से करेंगे। तो जहां जहां 3 है वहां क्या कर देंगे, 5 कर देंगे और बिल्कुल इसी फॉर्मेट को लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है आपको, HCF यानी कि मॉसो और LCM यानी कि लॉसो ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो संख्या दी है उनका सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से क्या, ये 3 देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, 72 के ये निकाल रखे हैं और 120 के ये निकाल रखे हैं, ठीक है। तो इनको हम अब सीरीज में एक लिख लेते हैं, ठीक है। 6 के ये लिख दिए, 72 के ये लिख दिए और 120 के ये लिख दिए, ठीक है। अब देखो जब गुणनखंड आप निकाल लोगे तो उनको घातांकों के रूप में जरूर लिख लेना, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो सके। घातांकों के रूप में ये देखियो लिख लिए 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और देखो ये जो हमने लास्ट वाले के अकॉर्डिंग इसमें 5 की पावर 0 और 5 पर 0 बना लिया ताकि हम उभयनिष्ठ लेने में हमें आसानी हो और क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझने में भी आसानी हो, ठीक है। इसलिए और 5 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब देखो जब भी तीनों संख्याओं में HCF निकालना है आपको तो ये देखना पड़ेगा कि तीनों संख्याओं में अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है यानी कि मॉसो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी घातांक हैं उन सब में क्या देखना है, कॉमन देखना है सबसे पहले, ठीक है। कॉमन देख लो आप, सब में 2 2 कॉमन आ रहा है, 3 3 और 5 5 सब में कॉमन आ रहा है। लेकिन अब इसमें सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर आपको मॉसो निकालना है यानी कि HCF कॉमन देखना है और साथ में क्या देखना है, सबसे कम घात वाला, क्या सबसे कम घात वाला, कॉमन और सबसे कम घात वाला। तो देखिए सबसे कम घात किसकी है, 2 की पावर 1 और ये तीनों में कॉमन भी है। अगला देखिए 3 तीनों में कॉमन है और सबसे कम घात किसकी है, 3 की पावर 1, वो लिख दिया। अब 5 तीनों में कॉमन है और सबसे कम घात किसकी है, 5 की पावर 0, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और हमेशा कॉमन फैक्टर जो आएगा एक ही बार लिखना है, ये नहीं देखो इसमें भी 3 3 1 आ रहा है, ठीक है, दोनों इक्वल है तो आप 2 बार ना लिखें, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 3 2 की पावर 3 सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। कॉमन एक बार और घात क्या है, जो सबसे कम घात वाला होगा वो किसके लिए होगा, HCF निकाल देंगे, उनका हम गुणा करा के आंसर हमारा 6 आ गया, ठीक है। अगला देखिए अब हमें क्या निकालना है, LCM, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए कॉमन, सिंगल और अधिकतम घात वाला, ठीक है, कॉमन, सिंगल और अधिकतम घात वाला। तो इसमें देखो सबसे कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ देखो कौन है, सब में 2 2 है, ठीक है। 2 को ले लिया, आप किसको लूंगा, जिसकी सबसे ज्यादा घात होगी, तो 2 की पावर 3 इसकी घात ज्यादा है। फिर इसमें देखो 3 3 में क्या है, 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, ठीक है। सबसे ज्यादा घात क्या है, 3 की पावर 2,
ठीक है। अब 5 में देखिए इसमें क्या है, कॉमन 5 है और सबसे घात ज्यादा किसकी है, वो है 5 की पावर 1, और इसको हमने लिख दिया। और इनको सॉल्व करके 360 हमारा आंसर आ जाएगा और हमने HCF और LCM निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 2 बार आ रखा है, 2016 में भी और 2020 में भी। देखिए इसमें करना क्या है, बोला है कि HCF 306,557 का कितना दिया है, 9 दिया है आपको। तो उसने पूछा है कि इन्हीं संख्याओं का LCM भी बताओ मुझे। तो हमें इस बार HCF दे दिया है, अब हमें क्या निकालना है, इन्हीं संख्याओं का LCM भी निकालना है। तो इसके दो रास्ते हैं, या तो आपको पता है कि आपने HCF निकाल लिया है, तो LCM निकालने के लिए वही गुणनखंड विधि लगाओ आप। फिर आप चेक करोगे कि सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा घात वाला कौन है, उनका आपस में गुणा करा देना, वो आपका LCM निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF गुणा HCM के। ठीक है, किसके, HCF गुणा LCM के। तो ये तो हमें क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल करना है। ठीक है, और वो बराबर किसके होता है, HCF इंटू LCM के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दो। देखो 306 गुणा 557 लिख दिया, बराबर HCF की जगह पे 9 आ गया क्योंकि दिया है उसने दोनों संख्याओं का HCF, और LCM हमें निकालना है तो उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। आगे देखिए फिर ये 9 क्या है, मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। फिर अब हम इसको जब 9 से 557 को मैंने काटा है, आप 306 को भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 73 आ गया काटने के बाद, और फिर जब हमने 306 गुणा 73 की मल्टीप्लाई करा के हमारे पास आ गया 22,338। ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, तो गाइस अगर आपको मैथ्स में कहीं भी डाउट हुआ हो, ठीक है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपका जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व 100% करेंगे। ठीक है, तो गाइस, ठीक है, और आप अगर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें कमेंट करके आप हमारा हौसला बढ़ाएं। ठीक है, और चैनल को दबा के सपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।